नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं जीएनएस हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देश ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब आपको हर जगह पर हर चीज अवेलेबल मिल जाती है। अगर आपको भूख लग रही है और आपका खाना बनाने का मन नहीं है, तो आप घर बैठे बैठे सिर्फ पैसे देकर अपने लिए अपनी मनपसंद का खाना मंगवा सकते हो। और आज के टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर यह हो भी रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट में ऐसी कई कंपनियां आ गई हैं जो ऑनलाइन खाना डिलीवर करने का काम करती हैं। और इन कंपनियों के मार्केट में आने की वजह से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। अक्सर आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके घर पर मंगवा कर खाते होंगे, लेकिन आज की हमारी इस कहानी में मैं जिस डरावनी और होश उड़ा देने वाली घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन खाना मंगवाने से पहले एक बार तो जरूर सोचेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बार तो यह ख्याल जरूर आएगा कि वैसी ही भयानक घटना कहीं मेरे साथ ना हो जाए। और अगर आप में से कोई फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है तो फिर उसे तो यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। लेकिन आज की हमारी इस कहानी में ऐसा क्या है जिसको सुनने के बाद आप ऑनलाइन खाना मंगवाते वक्त एक बार तो जरूर सोचेंगे? यह सब आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा, तो बने रहिए कहानी में अंत तक। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले समीर की है। तो चलिए अब यह कहानी समीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं राजस्थान के जयपुर का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले कई सालों से राजस्थान के जयपुर में ही ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। लेकिन यह जो कहानी है यह उस वक्त की है जब मैं मुंबई में फूड डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। उसी दौरान मेरे साथ वह डरावनी घटना हुई थी, और वह घटना इतनी ज्यादा खतरनाक और भयभीत कर देने वाली थी कि उसके होने के बाद मैंने हमेशा के लिए ही फूड डिलीवरी बॉय का काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि वह घटना मेरे साथ दोबारा फिर कभी भी हो सकती। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मुझे मुंबई में फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हुए लगभग 3 साल का समय हो चुका था। लेकिन उन 3 सालों के दौरान मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी डर का एहसास हो। मैं महीने में 15 दिन की शिफ्ट में और 15 दिन नाइट की शिफ्ट में काम करता था, और उन 3 सालों में नाइट की शिफ्ट में काम करते वक्त भी मुझे कभी भी डर का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन उस एक घटना ने मेरे अंदर डर को इतना ज्यादा पैदा कर दिया था कि अब मैं वह काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मैं उसी वक्त वह काम छोड़कर वडोदरा आ गया था और फिर कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो हम डिलीवरी बॉय को उनका खाना लेकर उनके दिए हुए एड्रेस पर जाना पड़ता है। और उस दिन भी शाम के वक्त एक ऑर्डर आता है और मुझे उस ऑर्डर को डिलीवर करके आने को कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त तक शाम के 5 ही बजे थे और मेरी शिफ्ट 6 बजे खत्म होने वाली थी। तो ऐसे में मेरे पास 1 घंटा अभी भी बाकी था। तो मैंने भी सोचा कि चलो इस ऑर्डर को डिलीवर करके आ ही जाते हैं। तभी मैंने उस ऑर्डर को लिया और मेरे मोबाइल में जो एड्रेस दिखा रहा था उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए मैं उस जगह पर वह खाना देने के लिए पहुंच जाता हूं। अब जब मैं उस जगह पर वह खाना देने के लिए पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वह एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें कई सारे फ्लैट्स हैं, और उन्हीं में से एक फ्लैट था जिसका नंबर 401 था। और इस फ्लैट के अंदर जाकर मुझे उस खाने को डिलीवर करके आना था। इसीलिए मैं अपनी बाइक को साइड में लगाकर फटाफट सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता हूँ, क्योंकि वह फ्लैट 4थे माले पर था। अब जैसे ही मैं उस फ्लैट नंबर 401 के सामने पहुँचता हूँ तो मुझे उसका दरवाजा बंद दिखाई देता है। तभी मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन मेरे डोरबेल बजाने के बाद भी काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब मैंने एक बार फिर से डोरबेल बजाई और इस बार मैं लगातार 2-3 बार उस डोरबेल को बजाता जा रहा था।
क्योंकि मुझे वापस जाने की भी जल्दी थी। अभी मैं उस डोर बेल को बजा ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने दरवाजा खोला, और जब वह दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो मुझे मेरे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वह दरवाजा खोलते ही मेरे ऊपर चिल्लाती है कि क्या है, थोड़ा भी सब्र नहीं है क्या तुम लोगों को? हम फूड डिलीवरी बॉय के साथ अक्सर लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो मुझे उस बूढ़ी औरत की वह बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगती है और उसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि यह आपका खाने का ऑर्डर है। तो वह मुझसे कहती है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि माता जी आप यहीं पर पैसे लेकर आ जाइए, मुझे जरा जल्दी है। मेरे मुंह से यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत एक बार तो घूर कर मेरी तरफ देखती है और फिर मुझसे कहती है कि तुम्हें चाहे कितनी ही जल्दी हो लेकिन यहाँ का काम तो हमारे हिसाब से ही होगा। अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो अंदर आकर चुपचाप बैठ जाओ, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर वह बूढ़ी औरत एक दो कदम आगे की तरफ बढ़ती है और तभी पलटकर फिर से मुझसे कहती है कि वैसे भी तुम अब कहीं पर जाकर क्या करोगे, क्योंकि अब तुम कहीं पर जाने के लायक तो बचे नहीं हो, क्योंकि अब तुम हमारे पास आ गए हो। उस बूढ़ी औरत की वह बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूँ कि आखिर यह बूढ़ी औरत मुझे ऐसा क्यों कह रही है। तभी मैं उससे पूछता हूँ कि माता जी आपकी बात का मतलब मैं समझा नहीं। तो वह मुझसे कहती हैं कि अभी थोड़ी देर में तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, चुपचाप अंदर आकर बैठो। तभी मैंने सोचा कि शायद यह बूढ़ी औरत दिमाग से थोड़ी बहुत सट आई हुई है और तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत अंदर पैसे लाने के लिए चली जाती है और मैं भी थोड़ा अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता हूँ। अभी मैं सोफे पर बैठा ही था कि तभी उस फ्लैट का जो मेन दरवाजा था वह धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो गया था और जब वह बंद हुआ तो उसके बंद होने की आवाज को सुनकर मैंने एक बार मेरी नजरों को उस दरवाजे की तरफ घुमाया तो मैंने सोचा कि यह दरवाजा अपने आप ही कैसे बंद हो गया। फिर मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो गया होगा, लेकिन जब मैंने महसूस किया तो वहां पर हवा भी इतनी ज्यादा नहीं चल रही थी कि उसकी वजह से वह इतना बड़ा दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाए। लेकिन इन सभी बातों को नजरअंदाज करके अब मैं उस बूढ़ी औरत का इंतजार करने लगता हूँ। मुझे वैसे भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देकर करना भी क्या था, मुझे तो सिर्फ अपने पैसे लेकर वहां से निकलना था। अभी मैं वहां पर बैठा बैठा उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर ही रहा था। तभी मैंने उस फ्लैट के अंदर चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाया, लेकिन उस पूरे फ्लैट में मुझे उस बूढ़ी औरत के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। तब मैंने सोचा कि क्या इतने बड़े फ्लैट में यह बूढ़ी औरत अकेली ही रहती है। अभी मैं बैठा बैठा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मेरी यह सोच गलत साबित हो जाती है, क्योंकि अचानक से अंदर से एक छोटी लड़की निकल कर आती है जिसने अपने हाथ में एक ट्रे पकड़ रखी थी और उस ट्रे पर एक पानी का गिलास रखा हुआ था और वह मेरे पास आकर उस पानी के गिलास को मेरी तरफ करती है, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती है। तभी मुझे भी थोड़ी प्यास लगी थी, इसीलिए मैं उस पानी के गिलास को उठाता हूँ और पानी पीने लगता हूँ। लेकिन जब मैं पानी पी रहा था तो वह लड़की अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी। अभी मैंने गिलास से पूरा पानी पिया भी नहीं था कि तभी वह लड़की मेरे सामने रखी हुई टेबल पर उस ट्रे को रखती है और वापस अंदर चली जाती है। मैंने उस गिलास में से सिर्फ आधा पानी ही पिया था और बचे हुए पानी को मैंने गिलास में ही छोड़ दिया और उस गिलास को उस ट्रे के ऊपर वापस रख दिया। अब मैं बैठा बैठा उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मुझे वहीं पर 6 बज चुके थे। तभी मैं सोच रहा था कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ। अब जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था वैसे वैसे अंधेरा होता जा रहा था, लेकिन जब मैं वहां पर बैठा था तो मैंने एक चीज को नोटिस किया कि उस पूरे फ्लैट में कहीं पर भी लाइट नहीं जली हुई थी। और अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे उस फ्लैट के अंदर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता जा रहा था। इसके बाद मैंने सोचा कि यह कैसे अजीब लोग हैं, घर के अंदर भी लाइट जलाकर नहीं रखते। और उसके बाद मैंने एक बार उस बूढ़ी औरत को आवाज लगाई कि माताजी कितना टाइम और लगेगा, लेकिन मेरी आवाज का अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। उसके बाद मैंने लगभग 10 मिनट तक वहां पर और इंतजार करने की सोची। मैंने सोचा कि या तो 10 मिनट के अंदर वह बूढ़ी औरत अंदर से पैसे लेकर आ जाए, और अगर वह नहीं आती है तो मैं खुद अंदर जाकर उससे पैसे ले आऊंगा, क्योंकि भला मैं कब तक यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब कुछ ही देर में वह 10 मिनट भी गुजर जाते हैं, लेकिन अंदर से वह बूढ़ी औरत नहीं आती है। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मुझे ही अंदर जाकर पैसे लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता था कि लोग खाना लेकर अंदर तो चले जाते थे,
और जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वह लोग बाहर ही नहीं निकल कर आते थे। और आज मैंने सोचा कि शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। शायद उस बूढ़ी औरत के पास खाने के पैसे देने के लिए तो होंगे नहीं, और वह अंदर जाकर छुप गई है। तभी मैं उस सोफे से उठा और अब अपने कदमों को धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ाते हुए, आवाज लगाते हुए अंदर की तरफ जा रहा था कि माताजी आप कहाँ हैं? मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे काफी ज्यादा लेट हो रहा है। अब मैंने अंदर की तरफ जाते हुए 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। तभी मैंने उस फ्लैट के अंदर जो बेडरूम था उसके अंदर झांक कर देखा, लेकिन उस बेडरूम में भी कोई नहीं था। अभी मैं उस बेडरूम में देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में उस फ्लैट के अंदर जो किचन था उसके अंदर से कुछ खाने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद मैंने अपने कदमों को उस किचन की तरफ बढ़ाया। लेकिन किचन के अंदर जाने से पहले भी मैंने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी मुझे मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। इतनी बार आवाज लगाने के बाद भी जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो अब मुझे उस बूढ़ी औरत के ऊपर गुस्सा आ जाता है और मैं किचन के बाहर खड़ा खड़ा ही उसे कहने लगता हूँ कि अगर खाने के पैसे देने के लिए नहीं होते तो आप लोग खाना मंगवाते ही क्यों हो, और हम जैसे लोगों का टाइम खराब क्यों करते हो। अब मैं इतना कहकर उस किचन की तरफ आगे बढ़ा, और जैसे ही मैं उस किचन के अंदर गया तो सामने का नजारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा कि मैं यह मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। अब डर के मारे मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा था और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब तक तो मैं उस बूढ़ी औरत को बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन अब सामने का मंजर देखने के बाद मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी मैंने सोचा कि पैसे वैसे गए भाड़ में, मुझे किसी तरह अपनी जान बचा के यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसे ही मैंने वहाँ से निकलने की सोची और वहाँ से भागना चाहा, तो मैंने देखा कि मैं चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा हूँ। मैं जैसे उस किचन में खड़ा था वैसा का वैसा ही वहीं पर जम गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों को किसी ने वहीं पर चिपका दिया हो। मेरा मन तो वहाँ से निकलने का कर रहा था, लेकिन शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। दरअसल जब मैं उस किचन के अंदर गया तो मैंने देखा कि वह बूढ़ी औरत और वह जो छोटी बच्ची थी वह उस किचन में नीचे फर्श पर बैठकर कुछ खा रही थी। और जब मैंने उस थोड़े थोड़े अंधेरे में गौर से देखा तो मुझे दिखा कि फर्श पर किसी इंसान की एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश पर एक भी कपड़ा नहीं है, यानी कि वह लाश बिल्कुल बिना कपड़ों के उस फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसका सर नहीं था। यह देखकर तो मेरी हवाइयां ही उड़ गई थी, लेकिन जिसकी वजह से मेरे डर का स्तर 7वें आसमान पर पहुंच गया था वह यह था कि वह बूढ़ी औरत और वह लड़की उस लाश के सीने को फाड़कर उसका कलेजा खा रही थी। वह लाश बीच में से बुरी तरीके से फटी पड़ी थी और उस पूरे किचन में चारों तरफ खून ही खून हो रहा था। अब यह मंजर देखकर आप कल्पना कर सकते हो कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। अब मैं एक टक खड़ा खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन को घुमाया और मेरी तरफ देखा, और मेरी तरफ देखकर वह बूढ़ी औरत मुझसे कहती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे बाहर बैठने के लिए बोला था ना, तुझसे थोड़ी बहुत देर का भी इंतजार नहीं हुआ? दिख नहीं रहा कि बच्ची भूखी है, मैं इसे खाना खिला रही हूँ। उस बूढ़ी औरत के मुंह से वह सब बातें सुनकर मैं तो किसी तोतले की तरह करने लगा था। मैं चाहकर भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं उस बूढ़ी औरत से कहना चाहता था कि आप अपने पैसों को रखो, लेकिन मुझे तो यहाँ से बाहर निकलने दो, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। जब वह बूढ़ी औरत मुझे वह सब कुछ कह रही थी तो उसका चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी, क्योंकि अब उसका चेहरा पहले से भी काफी ज्यादा फटा हुआ और सड़ा हुआ सा लग रहा था, और उसके साइड के जो 2 दांत थे वह काफी ज्यादा लंबे हो गए थे, और उन्हीं 2 दांतों से वह बूढ़ी औरत उस लाश के सीने को फाड़कर उस कलेजी को निकालकर चबा चबा कर खा रही थी और साथ में उस बच्ची को भी खिला रही थी। जब मैंने मेरी नजरें उस बच्ची की तरफ घुमाई तो वह छोटी लड़की भी दिखने में उस बूढ़ी औरत से कम डरावनी नहीं लग रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत अचानक से मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है। जब वह हंस रही थी तो उसका चेहरा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और अब उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। और मेरी तरफ हंसते हुए देखकर वह उस छोटी लड़की से कहती है कि देख रही हो बिटिया, तुम्हारे लिए थोड़े बहुत दिन के खाने का इंतजाम और हो गया।
अब 2-4 दिन में तो हम दोनों इसे खत्म कर देंगे और उसके बाद जो नया माल आया है उसे खाएंगे और तब तक कोई ना कोई और दूसरा आ ही जाएगा। उन दोनों की वह सब बातें सुनकर मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद डर के मारे यहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं वैसे ही मर जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वह इतना ज्यादा डरावना था कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब अचानक वह बूढ़ी औरत वहां से खड़ी होती है और मुझसे कहती है कि देख रहे हो इस लाश को, यह भी तुम्हारी तरह यहाँ पर खाना डिलीवर करने के लिए ही आया था, लेकिन इसे भी तुम्हारी तरह थोड़ी बहुत देर का इंतजार करना भी पसंद नहीं था। और जिन लोगों को इंतजार करना पसंद नहीं होता वह लोग हमको पसंद नहीं होते, इसी वजह से हमने इसका ऐसा हाल कर दिया है और आज तुमने भी यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे। और उस बूढ़ी औरत के मुंह से यह बात सुनकर तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं मेरे जीवन के अंतिम पलों को जी रहा हूँ और मैं कुछ ही देर में शायद अब मरने वाला हूँ। अब वह सब देखकर मुझे यह तो समझ में आ गया था कि यह जो बूढ़ी औरत और यह जो छोटी बच्ची है यह कोई जिंदा इंसान तो नहीं है, बल्कि यह कोई भूत प्रेत या फिर डायन है, जिन्होंने आज मुझे अपने जाल में फंसा लिया है और आज यह मुझे भी जान से मार देंगी। अभी मैं मेरे मन में यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे कदमों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए मेरे पास आती है और उसने एक जोर की लात मेरे पैरों पर मारी। और जैसे ही उसने वह लात मेरे पैरों पर मारी तो मैं धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाता हूँ। इसके बाद वह बूढ़ी औरत उछलकर मेरे ऊपर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से जोर से मेरी गर्दन को मरोड़कर तोड़ने की कोशिश करती है। अब मैं अपनी जान को बचाने के लिए किसी तरह अपने दोनों हाथों से उससे अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वह जो छोटी डायन थी वह वहां पर आती है और उसने मेरे दोनों हाथों को जोर से खींचकर पीछे की तरफ कर लिया था। अब मेरा शरीर पूरी तरीके से उन दोनों के काबू में था। तभी वह बूढ़ी डायन अचानक से मुझसे कहती है कि तुम खाना डिलीवर करने वाले लोगों ने ही हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अगर तुम लोग उस दिन हमें वह जहरीला खाना देकर नहीं जाते तो उसको खाकर मैं और मेरी पोती नहीं मरते। लेकिन तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इस तरह से हमको जहरीला खाना देकर मार दोगे और बच जाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम 2 लोगों के बदले में ना जाने मैं तुम जैसे कितने लोगों को मारकर हमारी मौत का बदला लूंगी। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया था हमारे साथ। आखिर इस छोटी सी बच्ची ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत दया नहीं की? मुझे यह सब बातें कहकर वह बूढ़ी डायन अजीब तरीके से हंसने लगती है और अब उसके हाथों के नाखून मेरी गर्दन के अंदर घुसने लगे थे और मेरी गर्दन से बाहर खून की बूंदें निकलने लगी थी। तभी वह बूढ़ी डायन अपने मुंह को मेरे गर्दन की तरफ लेकर जाती है। जैसे ही उसने अपने मुंह को मेरी गर्दन की तरफ किया उस वक्त मुझे लगा कि अब शायद यह अपने नुकीले दांतों से मेरी गर्दन को काट देगी और मैं यहीं पर तड़प तड़प के मर जाऊंगा। लेकिन उस बूढ़ी डायन ने उस वक्त मेरी गर्दन को नहीं काटा, बल्कि उसके नाखून लगने की वजह से जो मेरी गर्दन से खून निकल रहा था उसने अपनी जीभ से उस खून को चाटा और मेरे खून को चाटकर वह मुझसे कहती है कि तेरा खून तो सबसे ज्यादा मीठा है, इस बार हमें इसमें मिलाने के लिए कुछ भी अलग से नहीं मंगवाना पड़ेगा। और मुझसे इतना कहकर वह फिर से अजीब तरीके से हंसने लगती है। अब हंसते हंसते ही धीरे धीरे अचानक उसके साइड के वह 2 दांत और भी ज्यादा लंबे होने लगते हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लंबे दांतों से ही यह डायन मुझे मारेगी। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने जैसे ही अपने मुंह को मेरी तरफ बढ़ाया और अपने दांतों को मेरी गर्दन पर चुभाकर मुझे मारना चाहा, तभी अचानक वह पूरा फ्लैट हनुमान चालीसा से गूंजने लगता है और उसके बीच बीच में जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे और उस हनुमान चालीसा के साथ साथ वह पूरा फ्लैट वाइब्रेट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही भारी आवाज उस फ्लैट के अंदर गूंज रही हो और अब वहां पर जोर जोर से भगवान राम और हनुमान के भजन की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उस फ्लैट में भगवान राम और हनुमान के भजनों की वह आवाज गूंजने लगती है तो उस चुड़ैल ने अपने हाथों को मेरी गर्दन से हटाकर अपने दोनों कानों पर लगा लिया और जोर जोर से अपने कानों को दबाने लगी और अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। इसके साथ ही उस छोटी डायन ने भी मेरे दोनों हाथों को छोड़ दिया था और वह भी अपने हाथों से अपने कानों को दबा रही थी और वह दोनों अजीब तरीके से वहां पर चिल्ला रही थी। अब वह डायन मेरे ऊपर से उठकर अपने दोनों कानों को जोर से दबाते हुए
अजीब तरीके से विलाप करने लगी थी। तभी मैंने उस फर्श पर पड़े पड़े अपने आप से कहा कि अरे समीर, किस चीज का इंतजार कर रहा है? यह शायद कोई भगवान का ही करिश्मा है जिसने तुझे अपनी जान बचाने का एक मौका दिया है। अब चुपचाप उठ यहाँ से और भाग। उसके बाद मैंने वहाँ से उठना चाहा, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पूरे शरीर से मेरी ऊर्जा ही निकल गई हो, और इसके साथ ही अब मेरी गर्दन पर उस डायन के नाखून लगने की वजह से जो खून निकल रहा था, वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द और जलन हो रही थी। अब मैं अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी मैंने अपने पूरे शरीर का जोर लगाया और मैं वहाँ से उठकर उस फ्लैट के बाहर किसी तरह आ जाता हूँ। लेकिन जब मैं उस फ्लैट से बाहर आ रहा था तो मेरी नजरें एक बार के लिए उस सोफे के सामने टेबल पर रखे हुए गिलास पर जाती है जिसमें मैंने पानी पिया था। जब मैंने उस गिलास को देखा तो उस गिलास में पानी नहीं बल्कि खून था, जिसे देखकर मैंने सोचा कि इसका मतलब इन लोगों ने मुझे पानी नहीं बल्कि खून पिलाया था, और वह खून शायद उसी लाश का था जो आधी कटी हुई उस किचन में पड़ी थी। जैसे ही मेरे दिमाग में यह बात आती है तो मुझे वहीं पर उल्टी करने का बहुत तेज मन करता है। इसके साथ ही जब मैं उस फ्लैट से अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहा था तो एक बार तो वह बूढ़ी डायन मेरा पीछा करते हुए उस फ्लैट के दरवाजे तक आती है और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर जोर से चिल्लाती है कि नहीं, तुम इस तरह हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। अभी उसने ऐसा बोला ही था और तभी फिर से वहाँ पर एक जय श्री राम का नारा गूंजता है। जय श्री राम। और जैसे ही वह नारा गूंजता है तो उस चुड़ैल ने जो हाथ मेरी तरफ बढ़ा रखा था, उसने उस हाथ को अपने कान पर लगाया और उसके कान से उस वक्त खून बहने लगा था। अब मैंने सोचा कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। और अब उस फ्लैट से निकलकर नीचे की तरफ सीढ़ियों पर फटाफट नीचे उतर रहा था। जब मैंने नीचे आकर देखा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीजे था जिसमें वह भगवान राम और हनुमान के गाने बज रहे थे। तभी मैंने वहाँ पर देखा कि उस सोसाइटी के लोगों ने वहाँ पर भगवा रैली का आयोजन किया था और इसी वजह से वहाँ पर वह डीजे बज रहा था जिसमें रीमिक्स में भगवान राम और हनुमान के गाने बज रहे थे और बीच बीच में जोर से बहुत तेज बेस और वाइब्रेशन के साथ जय श्री राम का नारा भी लग रहा था। और आज इस नारे की आवाज की वजह से मेरी जान बच गई थी। तभी मैंने वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया किया और अपनी बाइक को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। उस घटना की बात जैसे ही मैंने मेरे घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आज के आज ही उस काम को छोड़कर घर आओ। और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उस काम को छोड़कर अपने घर आ गया और कुछ दिनों तक तो मैं अपने घर ही बैठा रहा क्योंकि उस घटना का मेरे दिमाग पर काफी ज्यादा असर हो गया था और मैं कुछ दिनों तक डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन अब मैं यहीं पर जयपुर में ही ऑटो चलाता हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।